तो दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज हम मंगलवार नामक फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि 2023 में रिलीज हुई थी। ये एक सस्पेंस, मिस्ट्री और हॉरर फिल्म है। तो मूवी के शुरुआत में हम लक्ष्मीपुरा नाम का एक गांव देखते हैं जहां महालक्ष्मी का एक मंदिर है। और अगले सीन में हम दो बच्चे को खेलते हुए देखते हैं। एक का नाम होता है शालू और दूसरे का नाम होता है रवि, जो एक खेत से अमरूद चुरा कर भाग रहे होते हैं। फिर वो आते हैं और आपस में दो दो बांट लेते हैं, लेकिन लास्ट में अभी भी एक बाकी रहता है। तो रवि कहता है एक महालक्ष्मी माता के लिए होगा। उसी के साथ ही वो कुछ दिन पहले ली गई एक फोटो भी देखता है और कहता है कि पहले की फोटो में तुम्हारी आंखों में काजल नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए काजल लेके आया हूँ। इससे शालू बहुत खुश हो जाती है और उनकी जो दोस्ती है पहले से बहुत अच्छी हो जाती है। अगले सीन में कहीं जा रहे होते हैं तभी कुएं से एक पिल्ले के चिल्लाने की आवाज़ आती है। इसलिए रवि कुएं के अंदर जाता है और छोटे से पिल्ले को बचा लेता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि शालू के पिताजी भी उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते और रवि के पिता भी उसे कुछ खास पसंद नहीं करते। तो कुल मिलाकर दोनों की पोजीशन है वो एक जैसी थी। जैसे ही शालू घर जाती है तभी उसे पता चलता है कि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है। तो शालू के पापा शालू की नानी को कहते हैं कि पूरी संपत्ति की जो दस्तावेज है वो हमारे नाम कर दो, हमें बच्चा भी पालना है और उसकी शादी भी करानी है। तब दादी कहती है कि मेरी भी एक छोटी बेटी है, मेरे पास देने के लिए बस यही है, केवल घर बच्चा है। जब उसकी शादी हो जाएगी तो मैं ये घर बेचकर उसकी शादी करवा दूंगी, इसलिए मैं ये घर नहीं दे सकती। इस बात को लेकर उनमें झगड़ा हो जाता है और ये परिवार यहाँ से चला जाता है। अब जब घर में झगड़ा होता है तो शालू आकर सारी बातें रवि को बताती है। तो रवि कहता है कि महालक्ष्मी के मंदिर में दीपक जलाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन मत लो शालू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी उसके पिता उसे उठाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुमसे बीड़ी का बंडल लाने को बोला था, लेकिन तुम अभी तक क्यों नहीं लेके आए। और रवि वहाँ से चला जाता है। तभी रवि के जो बाप की नज़र है शालू पे पड़ती है और कहता है कि शालू बेटा, तुम 2 दिन से घर क्यों नहीं आए। अब असल में रवि के पिता की जो नज़र है शालू पे बुरी नज़र थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि शालू के पीरियड शुरू हो जाती है। इस वजह से उसकी जो नानी है वो परेशान हो जाती है और शालू के पापा को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है और क्या नहीं करना। तभी उसके पिता मना कर देते हैं और कहते हैं कि मेरे पास में टाइम नहीं है, तुम खुद ही इसका ख्याल रखो। इसी बीच गांव में एक घर जलने की खबर फैल जाती है और जब शालू और उसकी नानी जी वहाँ देखने जाती है तो उन्हें पता चलता है जिसका घर जला है वो रवि का है। वहाँ रवि और उसके पिता थे, दोनों की जलकर मौत हो गई है। फिर कहानी यहाँ से 10 साल आगे बढ़ती है और हमें गांव में 2 दोस्त दिखाई देते हैं। एक का नाम होता है काशीराज और दूसरे का नाम होता है लुल्ली। लुल्ली अंधा होता है जो अपनी आंखों से देख नहीं सकता। फिर काशीराज देखता है कि मेरे मिल के सामने इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा खड़े हैं। जैसे ही वो दीवार की तरफ पड़ता है तो उसे पता चलता है किसी ने दीवार पर एक नोट लिखा है और लिखा ये था कि शिवा और उसके साथ दूध वाले की पत्नी, उन दोनों का अफेयर चल रहा है, इसलिए गाँव वालों से रिक्वेस्ट है कि वो उनके प्यार को समझने की कोशिश करे। तभी दूध वाला पूछता है क्या हुआ भाई। तभी काशीराज बताता है कि तुम्हारी पत्नी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, उसी के बारे में यहाँ पर लिखा है। दूध वाले को इस पर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पत्नी को मारने ही वाला होता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी की पहले से ही किसी ने हत्या कर दी है। पत्नी और वो कारपेंटर। अब जहाँ एक तरफ कारपेंटर की पत्नी रो रही थी वहीं दूसरी तरफ दूध वाला भी रो रहा था। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ कैसे। उसी वक्त वहाँ पर एक पुलिस वाली आ जाती है जिसका नाम होता है माया, जो इन दोनों शवों का पोस्टमार्टम करना चाहती है। तो गांव के लोग कहते हैं कि इस गांव में सिर्फ मुर्गों और बकरियों का ही पोस्टमार्टम किया जाता है, इंसानों को तो सीधे ही दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है। फिर भी अगर आपको पोस्टमार्टम करना है तो आपको इस लक्ष्मीपुरा गांव के जमींदार प्रकाश बाबू से बात करनी होगी, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना या एक पत्ता भी नहीं हिलता। फिर हमें प्रकाश बाबू भी देखने को मिलते हैं जो अपने पिता की तस्वीर पर चप्पल मारते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद वो अपने पीछे एक बंगला छोड़ गए थे जो कभी भी गिर सकता है और एक खटाला कार जो रास्ते में कभी भी किसी भी समय रुक सकती है। अगर उसके पापा ने नाच गाने और अय्यासी में पैसे नहीं उड़ाए होते तो कम से कम मेरे लिए कुछ तो बचता। बस ऐसे ही वो अफसोस कर रहा था। तभी प्रकाश की पत्नी आती है और कहती है कि गांव में कोई घटना हो गई है, जाओ और चेक करके आ जाओ। तभी प्रकाश बाबू वहाँ पहुँचते हैं तो माया कहती है कि किसी ने इनकी मार के हत्या कर दी है और उनकी मौत कोई जहर खाने से नहीं हुई, इन शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना जरूरी है। लेकिन प्रकाश बाबू कहते हैं कि हमारे गांव में कोई हत्यारा नहीं है और कोई किसी की जान नहीं ले सकता, इसलिए अगर रिपोर्ट में कुछ लिखना है तो बस इतना लिख दो कि वो प्रेमी प्रेमिका है
जिनका प्यार गाँव वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए जहर खाया, जिसके बाद मौत हो गई। उसके बाद इन दोनों को दफना दिया जाता है, लेकिन कुछ ही दूरी पर शॉल में लिपटा एक व्यक्ति एक शव को जला रहा था। वो किसे जलाता है ये आपको कहानी के एंड में आपको पता चलेगा। अगले सीन में काशीराज किसी किराने दुकान पे जाता है और वो नागमणि से कहता है कि मेरे पास 50 रुपये है और तुम 50 रुपये में मुझे क्या दे सकती हो। तभी नागमणि कहती है कि मेरे पति जो दुबई में रहते हैं वो मेरे लिए एक सेंट लेके आए थे जिसकी कीमत 50 रुपये, अगर वो चाहिए तो मैं आपको दे सकती हूँ। अगले सीन में गांव के डॉक्टर को देखा जाता है, जहाँ एक गरीब परिवार अपनी बेटी का इलाज कराने उसके पास आता है। तो डॉक्टर कहता है कि आपकी बेटी डेंगू और मलेरिया से पीड़ित है, उसे जल्द से जल्द शहर के किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाना जरूरी है। कि आपके पास इलाज के लिए पैसे है? तभी गरीब परिवार कहता है कि पैसा तो नहीं है, लेकिन मैं किसी से मांग लूँगा। इस पर डॉक्टर साहब यानी विश्वनाथम खुद अपनी जेब से पैसे निकालते हैं और कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके अपनी बेटी का इलाज कराओ। अब गांव में 2 मौतें हो चुकी थी, इसलिए गांव में श्राद्ध के लिए खाना खाने के लिए लोगों को बुलाना पड़ा। फिर एक लड़का अपनी प्रेमिका के घर पहुंचता है और श्राद्ध का इनविटेशन देने के लिए जाता है। उसी बीच उस लड़की का भाई, जिसका नाम था गुर्जा, वो आ जाता है और कहता है कि मेरी बहन से दूर रहना, आज के बाद इस घर के आसपास भी मत दिखना। वो ये लड़का कहता है कि मैं तो बस इनविटेशन देने के लिए आया था। गांव के अंदर श्राद्ध का खाना चल रहा होता है, जहाँ हर कोई आराम से बैठा था और भोजन का आनंद ले रहा था। तभी गुर्जा को फोटोग्राफर पर शक होता है, यानी कि राम पे शक होता है। शायद उसने ही दोनों की हत्या की होगी। दोनों ही लड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं। अब इन दोनों की लड़ाई के बीच आसपास के लोग भी भिड़ जाते हैं और पूरा खाना बर्बाद कर देते हैं। दरअसल ये लड़ाई एक कॉमेडी जैसी लग रही थी। कोई सांभर फेंक रहा था, कोई इडली फेंक रहा था, कोई चावल की गोलियां बनाकर एक दूसरे के ऊपर फेंक रहा था। लेकिन जैसे ही जमींदार की पत्नी यानी कि राजेश्वरी देवी वहां पहुंचती है तो सभी लड़ना बंद कर देते हैं। तो अगले सीन में देखा जाता है कि गांव का मंदिर उसका जो पुजारी है और वो अपनी पत्नी से मेले के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। वो कहते हैं कि यहाँ मेला लगेगा, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, तो ये पूजा कैसे पूरी होगी। तो पुजारी साहब मकान मालिक के पास पैसे मांगने पहुंच जाते हैं, जिस पर प्रकाश बाबू कहते हैं कि मेरी बंदूक में 2 गोली है, एक का निशाना अभी ही चूका है, अगर तुम यहाँ से नहीं भागोगे तो मैं दूसरी गोली का निशाना तुम्हारे अंदर ही मार दूंगा। फिर बेचारा पुजारी बिना पैसे लिए वहां से जाने लगता है। तभी राजेश्वरी देवी उन्हें बुलाती है और कहती है, गांव में केवल एक ही तो मंदिर है, अगर हम धार्मिक कार्य नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए पंडित जी उसको पैसा देती है और कहती है, जाओ और धूमधाम से मेला कराओ। खुश होकर पंडित जी उन्हें बहुत आशीर्वाद देते हैं और वो पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब मंगलवार का जो दिन है तो महालक्ष्मी का फेवरेट दिन भी होता है, इसलिए उस दिन गांव में पूजा भी की जाती है और यह एक बहुत बड़ा मेला भी आयोजित किया जाता है। अगले सीन में देखा जाता है एक काला कुत्ता उस गांव की सड़कों पे दौड़ रहा होता है और एक औरत घुंघरू पहने हुए हाथ में आग लेकर एक जगह से दूसरी जगह दौड़ रही होती है, जहाँ दूध वाला दूध देने के लिए गांव में जाना ही वाला होता है। तभी अचानक देखता है कि दीवार पर फिर से कुछ लिखा हुआ होता है। लोगों की भीड़ फिर से जमा हो जाती है। तभी उस वक्त पुलिस वाली माया भी वहां आ जाती है और जिस तरह पिछले मंगलवार को 2 लोगों की हत्या हुई थी, उसी तरह फिर से 2 लोगों की हत्या हो गई है। तो एक का नाम है नागमणि और एक का नाम है वो मोटा आदमी जो मेले में उसे छेड़ रहा था। तो उस बार माया को इन पर शक हो जाता है, क्योंकि लोग आत्महत्या नहीं कर रहे थे, कोई तो है जो उनकी जान ले रहा है, इसलिए इस बार मैं पोस्टमार्टम जरूर कराऊंगी। तभी प्रकाश बाबू आते हैं और कहते हैं, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक किसी को पोस्टमार्टम कराने नहीं दूंगा, अगर तुमने कोशिश की तो तुम्हारा ट्रांसफ़र दूसरी जगह करवा दूंगा। ये सुनते ही मैडम गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हर हफ्ते इस गांव में मौतें हो रही है, अगर हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे तो पता कैसे चलेगा कि ये सुसाइड है या मर्डर। जब तक मुझे इसके बारे में पता नहीं चलेगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। इसलिए वो पुलिस फोर्स बुलाती है और उन्हें इन दोनों शवों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाने के लिए भेजती है। इधर माया अपने पुलिस ऑफिसर के साथ मन ही मन सोच रही होती है कि साला 2 हफ्ते से मौतें हो रही है और आखिर कौन है इसके पीछे का। वो सोच कर माया हैरान हो जाती है। इधर गांव वाले बैठक करते हैं और किसी चीज़ को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी कहता है कि ऐसी घटना 10 साल पहले भी हुई थी, लेकिन उस वक्त हमने महालक्ष्मी की पूजा की, जिस वजह से ये घटना बंद हो गई।
लेकिन अभी फिर से घटना हो रही है। तभी वहाँ पर पुलिस का आदमी गुजर रहा होता है और कहता है, अरे यार, यहाँ पे कौन सी बैठक चल रही है, जरा मैं भी तो सुनूं, आप लोग क्या सोच रहे हो। तभी गांव वाले कहते हैं कि जब से तुम्हारी मैडम माया का ट्रांसफ़र हुआ है तब से ये घटना हो रही है। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे इन घटनाओं के पीछे तुम्हारी मैडम माया का ही हाथ है। तभी गांव वाले फैसला करते हैं और कहते हैं कि हम 15 या 20 ऐसे नौजवान निगरानी रखेंगे, जैसे कोई दीवार पे लिखेगा तो उसको पकड़ लेंगे, ताकि हमें हत्यारे का पता चल जाएगा। उस रात 15-20 लोग निगरानी रख रहे होते हैं। तभी एक आदमी दीवार पे कुछ लिख रहा होता है। सभी लोग उस लिखने वाले का पीछा करते हैं। तभी दिखा जाता है कि डॉक्टर साहब अपनी ड्यूटी करके घर लौट रहे होते हैं। तभी उन्हें डायन दिखाई देती है और वो एकदम से घबरा जाते हैं और डॉक्टर साहब की आहट से फिर से वो कुएं में छुप जाती है। डॉक्टर और इस डायन की क्या स्टोरी है, हम आगे की कहानी में बताएंगे। क्या वो वाकई में डायन थी या फिर कोई खूबसूरत लड़की थी, तो वो आगे की कहानी में आपको बताएंगे। तो अगले सीन में शालू को दिखाया जाता है। तो वो अभी जवान हो चुकी है, कॉलेज वगैरह जाती है और किसी प्रोफेसर को अपना दिल दे बैठी है और उन दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। शालू को ये लगता है कि जैसे प्रोफेसर मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझसे ही शादी करेगा। लेकिन एक दिन शालू देखती है कि प्रोफेसर ने किसी और लड़की से शादी कर ली। दरअसल प्रोफेसर सिर्फ शालू के साथ टाइम पास कर रहा था, लेकिन 3 साल से उस मैडम के पीछे पड़ा हुआ था और उस मैडम से शादी करते ही वो प्रोफेसर अपना ट्रांसफ़र किसी दूसरी जगह करवा देता है। वो कहती है कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आप मुझसे प्यार करते हो तो फिर मैडम से शादी क्यों की। तभी प्रोफेसर कहता है कि तुम तो सिर्फ एक टाइम पास हो, तुम्हारे साथ रोमांस करना ही सिर्फ मुझे अच्छा लगता है, लेकिन सच्चा प्यार तो मैं उस मैडम से करता हूँ। ये कहते हुए प्रोफेसर वहाँ से निकल जाते हैं। इधर चालू पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि बचपन में उसने राहुल से प्यार किया, लेकिन वो भी जलकर मर चुका था और जवानी में उसने प्रोफेसर से सच्चा प्यार किया, लेकिन उसने भी धोखा दिया। अब हर जगह और हर किसी में उसे प्रोफेसर ही दिखाई देता था, चाहे वो दूध वाला हो या फिर कोई भी हो, जो भी मिलता उसके साथ रोमांस कर बैठती। तभी चालू की बात पूरे गांव में फैल जाती है और सभी लोग उसको गंदी नज़रों से देखने लगते हैं। एक दिन चालू, जो कि अपने बॉस के साथ काम कर रही होती है, वैसे तो ये बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि चालू बॉस के साथ पहले भी रोमांस कर चुकी होगी। अगले दिन बॉस 4 आदमियों को साथ में लेके आता है और कहता है ये अपनी ही बंदी है, उसके साथ एंजॉय करो और मज़े करो। तभी वो चारों उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाते हैं, लेकिन चालू मना करती है और रोने लगती है। तभी जो मिल का मालिक है, जो बॉस है, वो कहता है उस दिन तो मेरे साथ बड़े मज़े से रोमांच कर रही थी, आज नाटक क्यों कर रही हो। तभी मिल का मालिक गुस्सा हो जाता है और उसे बाहर निकाल देता है और कहता है कि उसके ऊपर 10,000 रुपये का चोरी का इल्ज़ाम है, वो भी लगा देता है। इधर पूरे गांव में ये बात फैल जाती है। तभी प्रकाश बाबू ये सुनते गुस्सा हो जाते हैं और शालू को अपने महल में लाने की बात करते हैं। शालू तैयार होकर कहीं जा रही होती है, तभी उसको घसीटते हुए सभी लोग उसको महल की तरफ ले आते हैं। प्रकाश बाबू कहते हैं कि शालू, तुमने गांव का माहौल खराब कर दिया है, तुम्हारी वजह से इस गांव का नाम खराब हो गया है। ये भगवान की ज़मीन है और इस ज़मीन पे तू इतना गलत काम कर रही है, ये गलत बात है। प्रकाश बाबू सभी लोगों को आदेश देता है और उसको बीच रोड में मारने का आदेश दे देती है। सभी लोग उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, कोई पत्थर मारता है, कोई लकड़ी मारता है और इतनी बदनामी सहन करने के बाद वो खुद कंट्रोल नहीं कर पाती और सुसाइड कर लेती है। इधर पुलिस वाली माया दिखाई देती है और उसके हाथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है और वो रिपोर्ट देखकर हैरान हो जाती है। इधर गाँव में आज मंगलवार का दिन होता है, सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, कोई नाच रहा होता है तो कोई मस्ती कर रहा होता है। लेकिन गाँव वालों ने पहले से ही डिसीजन ले रखा था, क्योंकि आज मंगलवार का दिन था और सभी को पता है आज जरूर नाइट को कोई ना कोई तो कांड होगा। इसलिए नाइट होते ही सभी लोग निगरानी करने लग जाते हैं। पिछले हफ्ते की तरह आज भी उन्हें काला कुत्ता दिखाई देता है और एक घुंघरू पहने एक औरत दिखाई देती है और सभी लोग पीछा करने लग जाते हैं। अब की बार आवाज़ एक तरफ से नहीं, 2 तरफ से आ रही थी। सभी लोग पीछा करते करते गांव के बाहर निकल जाते हैं। तभी उन लोगों का जो लीडर है गुर्जा, वो कहता है अरे यार, हम तो गांव से बाहर आ गए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि गांव के अंदर किसी की हत्या हो जाए। दूसरी तरफ माया उस डॉक्टर के पास पहुंचती है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ था उससे पता ये चलता है इन सब हत्याओं के पीछे उस डॉक्टर का हाथ है। और वो डॉक्टर को पकड़ लेती है और उसको लातों मुक्कों से मारने लग जाती है। तभी डॉक्टर कैसे भी करके माया के हाथ से छूट जाता है और इंजेक्शन माया को दे देता है, जिससे माया थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है। और जब होश आता है माया कहती है कि उस गांव में सिर्फ एक ही डॉक्टर है और डॉक्टर के पास में ही क्लोरोफॉर्म का इंजेक्शन रहता है और जितनी भी हत्या हुई है उन लोगों के शरीर में क्लोरोफॉर्म मिला है, तो डेफिनेटली तुमने ही इन सभी लोगों की हत्या की है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तभी डॉक्टर कहता है
कि आज से 18 दिन पहले जब मैं जंगल से गुजर रहा था तभी शालू को मैंने बहुत बुरी कंडीशन में देखा, और जैसे ही उसको मैं घर लेके आया तभी पता चला कि शालू के साथ कुछ लोगों ने गलत काम किया है। और जब शालू की ब्लड सैंपल भेजते हैं तभी रिसर्च के बाद पता चलता है कि फीमेल में जो बॉडी ऑर्गन होते हैं उसमें हार्मोनल चेंजेस जब आते हैं तो उसकी इच्छा और बढ़ जाती है, और यही बीमारी शालू के साथ हुई है। और उस कंडीशन में शालू जब किसी को देखती है तो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती। खैर उसके बाद में डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं, लेकिन दवाइयों का असर तब तक नहीं करेगा जब तक मेंटल स्टेबिलिटी नहीं आती। इधर फोटोग्राफर जैसे ही उस आवाज के पीछे जंगल में जाता है तभी उसके ऊपर महालक्ष्मी माता का मास्क पहने एक आदमी हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। तभी वो फोटोग्राफर कहता है, आखिर तुम हो कौन जो उन सभी लोगों को मार रहे हो। तभी वो अपना मास्क उतारता है और कहता है कि मैं रवि हूँ, और वो अपनी 10 साल पहले की बैक स्टोरी बताता है। कहता है कि 10 साल पहले जब मैंने मेरे बाप को शालू के साथ गलत हरकत करते हुए देखा तो मुझे एक बहुत गुस्सा आया, और मैंने मेरे बाप को ही घर में जिंदा जला दिया, जिससे थोड़ा मेरा शरीर भी जल गया। उस वजह से मैं अपना चेहरा शालू को बता नहीं पाया, क्योंकि मुझे पता है ऐसी हालत में शालू मुझे पसंद नहीं करेगी। लेकिन मैं हर वक्त शालू के साथ रहता, और मुझे ये भी पता है कि वो प्रोफेसर के साथ रहती, प्रोफेसर से प्यार भी करती, लेकिन हर वक्त मैं उसके साथ ही रहता था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाता था। लेकिन जब डॉक्टर साहब ने ये बताया कि शालू की हालत इतनी ख़राब है तो वो रवि है उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो गया। उस दिन शालू भी रवि से शादी करने के लिए तैयार हो रही थी और निकल रही थी। तभी प्रकाश बाबू के गुंडों ने उसको घसीटते हुए महल लेके आ गए, और कुछ लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। और उसके बाद में रात को 6 लोगों ने बड़े बेहरम से उसकी हत्या करके कुएं में फेंक दिया। तो वो 6 लोग वो थे जिसमें 2 लोगों की पिछले मंगलवार ही हत्या हुई थी, और 2 लोगों की इस मंगलवार हत्या हुई थी। बाकी रहा एक फोटोग्राफर जिसकी अभी ही रवि ने हत्या की थी। तो ये टोटल 5 हो गए। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि छठा कौन था, तो छठा कोई और नहीं, प्रकाश बाबू की पत्नी राजेश्वरी देवी थी। क्योंकि जब फोटोग्राफर और राजेश्वरी देवी दोनों रोमांच कर रहे थे तभी उस जगह से चालू वहाँ से निकल रही होती है और उन दोनों को ऐसी हालत में देख लेती है। तो राजेश्वरी फोटोग्राफर को कहती है कि कैसे भी करके उसको मारा जाए, क्योंकि उसको पता है अगर वो जीवित रही तो पूरे गांव में हमारी बात फैल जाएगी और हमारी बदनामी होगी। तभी ये 6 लोग मिलकर उस शालू की हत्या करके उसको कुएं में फेंक देते। तभी ये सारी बातें बाहर खड़ा प्रकाश बाबू सुन लेता है और अपनी बीवी पे गुस्सा हो जाता है, और जैसे ही अपने घर जाता है तो अपनी पत्नी राजेश्वरी को आग लगाकर मार देता है। इसी बीच प्रकाश बाबू के पेट में चाकू घुस जाता है और वो अपना इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाता है। इलाज कराते कराते वो डॉक्टर साहब को पूछ लेता है कि डॉक्टर साहब आपको कैसे पता चला कि इन 6 लोगों ने शालू की हत्या की है। तभी डॉक्टर साहब कहता है कि अपने ही गांव में एक आदमी है जिसका नाम है लुल्ली, जो कि अंधा बनने का नाटक कर रहा था, क्योंकि उसको पता है अगर वो अंधा रहेगा तो हर चीज़ फ्री मिलेगी, खाना पीना दूध वगैरह। तो एक दिन लुल्ली जंगल में बैठा हुआ होता है, तभी उसने उन सभी 6 लोगों को शालू को मारते हुए देख लिया। उन 6 लोगों ने उस लल्लू को भी देख लिया था, लेकिन उनको पता है कि लल्लू अंधा है, इसलिए उसको कुछ मालूम नहीं है, इसलिए उन्होंने लल्लू के साथ कुछ गलत नहीं किया। बस इसी वजह से मुझे पता चला कि शालू का मर्डर उन 6 लोगों ने किया है। तो मूवी के एंड में लल्लू फिर से अंधा बनने का नाटक करता है और फिर से दीवारों पे ये लिखा हुआ मिलता है कि इन प्यार करने वालों पर खेद है, और फिर से उन लोगों की हत्या की जाती है, क्योंकि रवि की आत्मा और शालू की आत्मा फिर से आती है और उन लोगों की हत्या करती है जो गलत संबंध रखते हैं, और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वैसे आप लोगों को अगर ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।